सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी शशांक। और भाई लोग, आज के वाले वीडियो में अपन लोग ये सीजन्स तो नहीं पढ़ेंगे। आज सीजन्स नहीं पढ़ने वाले। आज अपन लोग सीजन्स नहीं पढ़ेंगे, एक्लिप्स भी नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक सेकेंड, लूनार एक्लिप भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, वॉल्केनिज्म पढ़ेंगे आज अपन लोग, ठीक है। वॉल्केनिज्म से पढ़ेंगे। अब यार, मैं इस सीजन्स क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? तो अगर तुमने नोटिस किया होगा तो यार, सीजन्स में ये कुछ डिग्रीज लिख के आ रही है यहाँ पे। अगर तुम लोग देखो तो ये डिग्रीज कुछ लिख के आ रही है। ये होता क्या है ये समझना पड़ेगा ना सबसे पहले। इसलिए यार, अपन आज सीजन्स तो नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। और लूनार एक्लिप, सोलार एक्लिप, ये सब मैं पढ़ाऊँगा यार, चिंता की कोई बात नहीं है। बट आज अपन लोग सबसे पहले वॉल्केनिज्म से चालू करेंगे। सबसे पहले यार, आज पीडीएफ थोड़े अच्छे दिख रहे होंगे तुम लोग को, थोड़े कूल से दिख रहे होंगे, अच्छे दिख रहे होंगे। तो उसके लिए मैं थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए हैं। तो सबसे पहले यार, वॉल्केनिज्म होता क्या है? ये एक फिनोमिना होता है, ठीक है। फिनोमिना कनेक्टेड विद द मूवमेंट ऑफ हीट मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर टूवर्ड्स द सरफेस। हीट मटेरियल जिसको अपन लोग लावा कहते हैं। मतलब अभी मैं फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा, ठीक है। आज का वाला वीडियो यार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। बहुत सारी फ़ोटोज़ में लेके आया, बहुत सारी, ठीक है। जितने की तो ज़रूरत नहीं है, मैं उससे ज़्यादा फ़ोटोज़ लेके आ गया हूँ, ठीक है। यार, ये हीट मटेरियल होता है। कैसा होता है अभी मैं दिखाऊंगा। देखो देखो, ये वॉल्केनो होता क्या है आखिरकार। इसका मेन यूज़ होता है जो ज़मीन के अंदर में जो हीट है ना, गैसेस, वाटर, लिक्विड, लावा, है ना, फ्रेगमेंटेड रॉक्स, है ना, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स, ये सब जो होते हैं वो भर जाते हैं। तो जब ये हीट होते हैं ना, तो इनको इजेक्ट करने के लिए एक जगह चाहिए रहती, बाहर निकलने को अब एक जगह चाहिए रहती। अब ज़मीन फाड़ के तो निकलेंगे नहीं। हाँ, ज़मीन फाड़ के निकलेंगे, बट वो एक वॉल्केनो का रूप ले लेते हैं, ठीक है। वॉल्केनो कैसे होते हैं यार, दिखाऊंगा अभी। ये वॉल्केनो का रूप ले लेते हैं। तो अर्थ के सरफेस पे, है ना, तो ये होता है क्या, वॉल्केनिक इरप्शंस। इसे कहते हैं अपन लोग वॉल्केनिक इरप्शंस, मतलब वॉल्केनो का फटना। अच्छा, एक सेकेंड लेके पेन की इंक थोड़ी सी पतली कर दूँ, ठीक है। ओके, हो चुका है। तो ये होता है वॉल्केनिक इरप्शन, इसको कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सेवरल इंटीग्रेटेड प्रोसेस सच एज। अब इसमें कुछ प्रोसेस बता रहे हैं वॉल्केनिक इरप्शन के, जिसमें से पहले को बोलते हैं अपन लोग, देखो, इंक्रीज होता है टेम्परेचर में। कब? जब डेप्थ बढ़ती है ना, जब डेप्थ बढ़ती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। किसका? लावा का, या वो हीट का। ड्यू टू द हीट जनरेटेड बाय द डिजनरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनसाइड द अर्थ, है ना। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनका डिजनरेशन होता है ना। ओरिजिन ऑफ मैग्मा ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से भी नीचे, लोअरिंग ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट कॉजेज द रिड्यूस इन प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स ड्यू टू द फ्रैक्चर्स कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो यार, इसके मैं कुछ डायग्राम्स दिखा देता हूँ। इमेजेस 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 इमेजेस, देखो कितनी सारी फ़ोटो भर भर के लाया हूँ, लोग देख सकते हो। ये देखो यार, तो ये होता है कुछ वॉल्केनिक इरप्शन, ओके। कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें पता नहीं, फ़ोटो बड़ी बेकार सी आई है। ओह, ये तो बहुत बेकार आ गई, पूरा मज़ा किरकिरा हो गया यार। हाँ, तो ये देखो, ये फ़ोटो थोड़ी सही लग रही है, बट बहुत बेकार है ये भी। ये होता है वॉल्केनिक इरप्शन। तुम लोग देख सकते हो इस प्रकार से, जहाँ पे लावा भरा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है अपना लावा, बाहर निकल रहा है। ये बहुत बड़ा ब्लास्ट देता है। ये परफेक्ट फ़ोटो आई है, यस, ये परफेक्ट फ़ोटो है। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे पहाड़ लाइक स्ट्रक्चर है, पहाड़ ही है जैसे, है ना। और यहाँ पे पूरा ये हीट मटेरियल भरा हुआ है। अब ये जब प्रेशर बनता है तो ये बाहर निकलता है। ये बहुत तेज़ स्पीड में बाहर निकलता है, समझ रहे हो, बहुत ही तेज़, बहुत ख़तरनाक रहता है। इसका भी काम आएगा आगे, ठीक है। अभी के लिए तो इतना ही था, ठीक है। समझ गए होंगे तुम लोग, समझदार लोग हो यार तुम लोग, आखिरकार ऑफिसर बनने वाले हो, है कि नहीं। वॉल्केनिज्म अपन ने ख़त्म कर दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोस, ठीक है। जो पहला क्लासिफिकेशन होता है वो सेंट्रल इरप्शन और एक्सप्लोजिव टाइप बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मैग्मा होता है ये इतने तेज फोर्स से आता है, इतनी तेज ब्लास्ट देता है,
द स्मॉल वेंट, एक छोटी सी छेद से, बिल्कुल एक पतला सा वो रहेगा और बहुत तेज ब्लास्ट देगा, और ये इतनी दूर दूर तक डिस्टेंस में बहुत दूर दूर तक फैल जाता है, ठीक है, बहुत तेज ब्लास्ट देता है। अभी ये इसके कुछ एग्जांपल्स दिए, ये कहाँ कहाँ इस प्रकार के ब्लास्ट होते हैं तुम लोग पढ़ लेना, है कि नहीं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट ही एग्जांपल्स हैं, ऐसा नहीं है ना। अब दूसरा आ जाता है क्वाइट इरप्शंस। इसमें क्या होता है, जो लावा की जो क्वांटिटी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, मगर वो इतने शांति से फ्लो कर जाता है ना, बिल्कुल जैसे बाल्टी से पानी बहता है ना, नल चालू करके रख दो, वो बाल्टी से जैसे बाल्टी फुल भर जाएगी तो धीरे धीरे पानी गिरने लगता, उस टाइप से ये बहने लगता है, ये ब्लास्ट नहीं देता बिल्कुल किसी भी टाइप का। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखो, क्वाइट फ्लो फ्रॉम द फेसियर सेपरेटेड आउट ओवर द सराउंडिंग एरिया, ठीक है ना, सराउंडिंग एरिया में फैल जाता है, ठीक है। तो सक्सेसिव फ्लो ऑफ लावा रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लावा प्लेटूज। अब अगर ये समुद्र में अगर ये होता है ना वॉल्केनिक इरप्शन, तो ये प्लेटू भी, मतलब देखो ज़मीन पे हुआ तो ये प्लेटू बना देगा, और ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा मैं कि अगर ये समुद्र के अंदर हुआ ना, ये छोटे छोटे आइलैंड्स फॉर्म कर देता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लो, डेक्कन प्लेटू जो है वो एक लावा के फटने से ही बना है, ठीक है, मतलब क्वाइट एरप्शन के कारण। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी एरप्शन द वॉल्केनोज आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, पीरियोडिसिटी के हिसाब से भी वॉल्केनिक्स को अपन ने वो किया है। सबसे पहला आ जाता है एक्टिव वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज क्या होते हैं, ये वॉल्केनोज मतलब एक प्रकार से बोल सकते हो जिंदा रहते हैं, ठीक है, एक्टिव रहते हैं, समय समय पर फटते रहते हैं, ठीक है। डोरमेंट वॉल्केनोज, ठीक है, ये क्वाइट हो जाते हैं आफ्टर एरप्शन, मतलब ये बस एक या दो बार फटते हैं, बाकी फिर ये शांत हो जाते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। और जो लास्ट आता है एग्जिस्टिंग वॉल्केनोज, दे आर नो इंडिकेशन, दे हैव नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर एरप्शन, सॉरी, आज मैं थोड़ा सा थक गया हूँ इसलिए शायद से वर्ड्स गलत निकल रहे। एक्चुअली मैं कल एक भी वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक है, एक भी वीडियो नहीं बना पाया था कल मैं, जिसके कारण यार आज मेरा टारगेट था कि 3 वीडियो बनाने हैं 3 वीडियो क्यों, क्योंकि कल भी मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगा, तो ये मेरा तीसरा वीडियो है, इसलिए आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ इसलिए यार माफ़ी चाहता हूँ, मगर हाँ पढ़ाऊँगा भाई, पढ़ाऊँगा, है ना। वेरियस वॉल्केनिक बेल्ट, अब यहाँ पे वॉल्केनिक बेल्ट की बात हो रही है, सरकम पैसिफिक बेल्ट। अब जो मैंने एक फ़ोटो दिखाई थी, तुमको याद है? नहीं याद? अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा, किसी प्रकार का हल्ले की आवाज़ आ रही होगी तो सॉरी, है ना, मेरे घर पे आज काम भी चल रहा है। ओके, ये देखो, ये फ़ोटो मैं बड़ी मेहनत से ढूंढ के लाया हूँ। ये जो तुम लोग को दिख रहा है ना, ये सर्कल एक कुछ इस प्रकार का, ये यहाँ से ये रेड जो है ना, ये पूरे वॉल्केनोस है, ये इस प्रकार का, ये जहाँ जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये ना। और ये, अच्छा पहले मैं बता दूँ, ये जो ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही है ना, ये कुछ, ये तुम्हारी प्लेट बाउंड्री है, जो तुम्हारी टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं होती, इसकी बाउंड्री है। अब जूम कर देते यहाँ पे, ये जो है ना ये तुम लोगों का वॉल्केनोस का सर्कल है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट। यहाँ पे भाई साहब ये पूरे एक्टिव वॉल्केनोस है एक सर्कल में। तुम लोग देख सकते हो ये किस किस प्रकार से कौन कौन सी जगह को घेर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जापान को आ रहा है इन लोगों के, माउंट फिजी आ रहा है इनके बीच में, है ना। तुम लोग देख सकते हो यार, अब बहुत सारे नाम दिए, मैं हर किसी को नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो ये इस प्रकार से ना इनकी एक सर्कल बना हुआ है, तो समझ सकते हो भाई साहब इस जगह पे कितने प्रकार के वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। एक और फ़ोटो थी, वो यहाँ मुझे दिख नहीं रही है यार, वो फ़ोटो मैंने और अच्छी थी वो इससे, बट तुम लोग समझ ही गए होंगे यार, है ना। नहीं है यार, शिट, सो सॉरी यार, वो फ़ोटो मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। सो ये हो गया तुम्हारा क्या, सरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, द रिंग ऑफ फायर, ठीक है, फायर ग्रिडल ऑफ द पैसिफिक और द फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक, ठीक है। इट एक्सटेंड अक्रॉस द, ये पूरे नाम दिए हैं, पढ़ लेना यार, है ना। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, 2 मिनट रोक दिया हूँ, ठीक है, अपने नोट्स में डाल लो, इसका नाम देख लो। अब हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक्स के नाम दिए गए हैं,
ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है कि ये पीक्स मतलब किस जगह पे है, या हाईएस्ट टॉप 3 वॉल्केनिक पीक्स पूछ सकता है, या वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो पहली पीक होएगी कोटोपैक्सी, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका में है। दूसरी पीक होएगी फौजियामा, जो कि फौजियामा है ना जो कि जापान में है। और तीसरी होगी वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, अलास्का, ठीक है, ये अलास्का में है। अलास्का तुम लोग को पता ही होगा कहाँ है, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा भी थोड़ी देर बाद में, तो विजुअली भी ध्यान में रहेगा। थोड़ी देर बाद क्या यार, नहीं तो मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए अब भी बता दे रहा। अच्छा यार, तुम लोग को इरिटेशन तो नहीं हो रहा ना मैं ऐसा बार बार, ये रहा अलास्का, ठीक है, ये है अलास्का तुम्हारा, ये यूएस के ही अंडर में आता है अलास्का, बहुत ठंडी जगह है। ओके, सो देख ही लिया होगा तुमने अलास्का को। अच्छा, तुम लोग को बोरियत तो नहीं हो रही ना यार, मैं ऐसा बार बार चेंज कर रहा हूँ स्लाइड इस प्रकार से, तो हैं अगर बोरियत हो रही तो मैं कट कर दूंगा इसको बाद में, ठीक है। सो अब आ जाता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट के बीच में होते हैं, ठीक है, ये साभाग सवाल। वॉल्केनिक जोन्स आर कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन, ठीक है, प्लेट की मार्जिन पे होती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट कौन सी होती है अभी दिखा दूंगा, वही टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं दिखाई थी क्या, वही वाली। इट इंक्लूड द वॉल्केनिक अल्पाइन माउंटेन चेन, ठीक है, द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, द फॉल्ट जोन ईस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। फिर ये इतने सारे नाम हैं यार, ठीक है, पढ़ लेना, कोई इतना खास नहीं है। फिर मिड एंटार्क्टिक बेल्ट कहाँ गया है यहाँ पे, इसकी मैंने काफ़ी फ़ोटो सर्च की मगर मिली नहीं। इट इन विच द वॉल्केनोज आर फिशर इरप्शन, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्वाइट इरप्शन। क्वाइट इरप्शन क्या होता है तुम लोग को पता है, लावा धीरे धीरे करके बाहर निकलता है, कहाँ पे, एंटार्क्टिक बेल्ट में ही पाया जाता है, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल से पढ़ लेना, ओके, जिसमें से आइसलैंड एक मेन एग्जांपल है, इसको ध्यान रखना, और केप वेर्डे एक एग्जांपल इम्पोर्टेंट है। फिर ये सब तो नॉर्मली हैं, आते ही रहते हैं इन लोग तो। अब आ जाती है यार बात स्पेशल चीज़ की, वॉल्केनोस तो ऐसे ही टॉपिक्स है, इससे इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता जितना इससे पूछा जाता है। इस पे तुम्हारे सीज़न डिपेंडेंट है, इससे तुम्हारा टाइम कैलकुलेशन जो होता है ना, टाइम को कैलकुलेट करना, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। इस पर हर चीज़ तुम्हारी आएगी, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो यार लैटिट्यूड क्या होता है ना, मैं इससे ना पढ़ा के पहले तुमको विजुअली दिखा देता हूँ, ठीक है, लास्ट टाइम है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। अब बोर मत होना बिल्कुल, ठीक है, अब बिल्कुल बोर मत होना। अरे यार मेरे को इतना तेज़ गुस्सा आ रहा है ना यार, ये कितना गंदा पीडीएफ बना आज का, मुझे सब सही आया है, बस ये फ़ोटोज़ बहुत बेकार बेकार आई है। इससे अच्छा तो एक नया पीडीएफ बना दूँगा पूरा। और तो भाई साहब मैंने सर्कल में खींचा तो पूरा कट गया। अब बताओ तुम लोग, इतनी बुरी दशा बना दी, मगर ठीक है, समझ लेना ये पूरा ऐसा गोल सर्कल है, ठीक है, थोड़ा सा ही कटा है, ओके। सो जो लेटी हुई लाइन रहती है, ये आड़ी लाइंस, ये लाइंस होती क्या है, अच्छा ये बनाई क्यों जाती है, तो मैं एक प्लेन पेज में आ जाता हूँ, ओके। देखो मान लो ये अपना अर्थ है, ठीक है, तो परफेक्ट नहीं बना है मानता हूँ। अभी यार मैंने बोला कि चलो तुम ही मान लो, ये तुम हो और ये तुम्हारी फीमेल फ्रेंड है, ठीक है, सर कटा है, थोड़ा सा बाल बना देते इसके, ठीक है। अब ये तुम दोनों हो, तुमने बोला यार छुपन छुपाई खेलते हैं, ठीक है, तुमने बंद कर ली अपनी आँख, ठीक है, आँख हाथ से बंद कर ली, ये जाके छुप गई कहीं पे भी, ठीक है, कोई से भी हिस्से में, कोई भी दीवार वाल के पीछे छुप गई। अब हुआ क्या, तुम चले गए इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे करके पूरा गोल घूम गए अब तुम। और अब यार तुमने देखा यार 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, मिले ही नहीं तुम लोग। तो अब तुमने फ़ोन लगाया, हेलो हाँ यार कहाँ हो तुम, तुम्हारी फीमेल फ्रेंड ने बोला यार मैं तो यहाँ छुपी हूँ। तो मतलब उसने बोला कि तुम जहाँ पे तुम गए थे उससे बिल्कुल मैं पीछे की तरफ छुपी हूँ। अब वो वापस इस जगह पे आया और वो समझा कि पीछे की दिशा में मतलब इस तरफ, तो ये पीछे की साइड आ गया। अब इस तरफ चला गया तो यार वो फिर नहीं मिले, फिर बड़ी मुश्किल से ढूंढा ढांडी मची। तो यार अब इन लोगों ने बोला कि ऐसा रहेगा तो हम तो कभी छुपन छुपाई खेल ही नहीं पाएंगे भाई, देसी दिमाग। इनने लगाया अपना तिकड़म, इनने बनाया एक बड़ा सा सर्कल जो कि अर्थ था, इसके इनने काट दिए आड़ी लाइन। मतलब ये तो मैं थोड़ी सी बना रहा, बाकी बहुत सारी होती है।
ये हो गई है तुम्हारी लैटिट्यूड। ठीक है, अब बन गई लैटिट्यूड, तो अब इनने बना दी लैटिट्यूड। अब हुआ क्या कि फिर से इन लोगों ने खेलना चालू किया। ओके, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, बहुत भद्दे से बने हैं, रेड ही रेड का उपयोग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये तुम हो, अब की बार तुम्हारी फीमेल फ्रेंड छुपी, उस हाँ, वो तुमको ढूंढने गई, तुम छुपे हो यहाँ पे। अब तुमने बोला, इसको नाम दे दिया तुमने 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से पूरा नाम दे दिया, -1, -2, इस प्रकार से तुमने इसके नामांकरण कर दिया। अब तुमने बोला कि मैं 1 डिग्री ईस्ट में छुपा हूँ। अब ठीक है भाई, वो 1 डिग्री ईस्ट समझी, तो वो भाई साहब पूरा गोल पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए आई। अब यार इसमें 1 साल लग गया। तुमने बोला यार ऐसे में तो फिर अपन नहीं खेल पाएंगे। अब तुमने क्या किया, फिर से अर्थ में और लाइंस बना दी, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। तो अब ये तुम्हारी बन गई लॉन्गिट्यूड, ये हो गई लैटिट्यूड, ये हो गई लॉन्गिट्यूड, है ना, ये हो गई लैटिट्यूड, ये हो गई लॉन्गिट्यूड। बहुत बढ़िया यार। अब तुम लोग अगर कभी भी छुपन छुपाई खेलोगे तो तुम लोग बता दो कि फलाना फलाना लाइन में मैं खड़ा हूँ, तो वहाँ पे वो आ जाएगी या वहाँ पे वो आ जाएगा। बहुत बढ़िया यार, इतनी सी बात थी इसमें। लेटी हुई लाइन को बोलते लैटिट्यूड, और स्ट्रेट लाइन जो सीधी ऐसी लाइन रहती है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अब चलो यार, इसमें अपन लोग अब टॉपिक को पढ़ते, शायद से अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले आ चुका अपना लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। इट इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज। ठीक है, मैंने बताया 1 डिग्री 2 डिग्री नेम दे दिया था हर चीज़ को। सो ये डिग्रीज में इसका नाम दिया जाता है। दीज लाइन्स आर कॉल्ड एज द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड ऑन द ग्लोब दे आर सर्कल। ठीक है, सर्कल्स में होती है ये लाइन। अगर ग्लोब देखा होगा और नहीं भी देखा होगा तो फोटो में दिखाऊंगा। फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं आ पाई यार, मेरा बहुत तेज़ दिमाग ख़राब हो रहा है। ठीक है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस जो होता है वो नीचे की डायरेक्शन में डिक्रीज करता है, और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सर्कमफ्रेंस रहता है, मतलब घेराव। ये सबसे ज़्यादा कब रहता है, इक्वेटर पे। और जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाओगे अर्थ के, मतलब ये एंटार्क्टिका साइड है ना, तो ये थोड़ा सर्कल का सर्कमफ्रेंस कम होते जाएगा। ठीक है, पोल पे कन्वर्ज हो जाता है। ओके, सो अब डिस्टेंस होता कितना है यार। अब मान लो 2 वो हैं, मैं इसको कट कर देता हूँ। सो ये तुम्हारी मान लो 2 लैटिट्यूड्स हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना डिस्टेंस होता होगा। सो इक्वेटर के इर्द गिर्द वाली जो दोनों लाइनें, मान लो ये मैंने इसको इक्वेटर बोल दिया, इसको इक्वेटर बोल दिया, ठीक है, तो इसकी दोनों लाइनों के बीच में 1111 किलोमीटर का फ़र्क होता है। ठीक है, कितना शुभ अंक है, 11 11 11, सॉरी ये तो मैं अरबों में पहुंचा दिया हूँ, 111 ठीक है, किलोमीटर्स का फ़र्क रहता है, डिस्टेंस रहता है दोनों लाइनों के बीच में। ठीक है यार, ओके, अरे हाँ ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 111। ठीक है, अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स आर, अब ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा। इक्वेटर को अपन ने बोला 0 डिग्री, अच्छा इसमें कितनी डिग्री होती है, 181 डिग्रीज होती है। ठीक है, 181 डिग्रीज के होती है टोटल इसमें, और 360 डिग्रीज होती है अपनी लॉन्गिट्यूड में। सो द कैप्रिकॉर्न इतने पे पाया जाता है, डिग्री ऑफ नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ समझ रहे हो ना, मतलब यार पिछली बार मैंने वो बताया था तुम लोग को, अर्थ का डायग्राम कुछ इस प्रकार के, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्थ वाली साइड में, मतलब इसको मैंने नॉर्थ बोल दिया, ईस्ट बोल दिया है ना, ऊपर की तरफ नॉर्थ, इस तरफ ईस्ट, इस तरफ ईस्ट, इस प्रकार से। सो ये नॉर्थ वाली साइड है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये साउथ वाली में है। ठीक है, मतलब नीचे की तरफ होती है कैप्रिकॉर्न। फिर द एंटार्क्टिक सर्कल ये नॉर्थ में होती है, ये इसके कैंसर के और ऊपर होती है। ठीक है, कैंसर के ऊपर होती है, ये 66.5 मतलब 66.5 डिग्री, समझ में ही आ रहा होगा।
और एंटार्क्टिक सर्कल 66 ऑफ 66 हाफ साउथ में होती है, ठीक है, ये कैप्रिकॉर्न के नीचे होती है। अब आ जाती है अपनी लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है, लॉन्गिट्यूड इज अ एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस अलोंग द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के अलोंग होती। ईस्ट वेस्ट में इसका वो होता है फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होती है, जैसे अपने लैटिट्यूड में इसको इक्वेटर बोलते, वैसे इसकी सेंटर वाली लाइन को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, या तो फिर लंदन लाइन बोलते हैं, या तो फिर इसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। ग्रीनविच लाइन ये जो तुम्हारी सेंटर से होते हुए जाएगी ना, इसको, इसमें मैंने बताया था लॉन्गिट्यूड में 360 लाइनें होती, कट करती कुछ इस प्रकार से 360 डिग्री होती है, ठीक है। बीच वाली लाइन को बोलते हैं अपन लोग ग्रीनविच लाइन, या ज़्यादातर प्राइम मेरिडियन का इस्तेमाल होता है, या लंदन लाइन बोलते हैं इसको, मतलब ये नाम है। ग्रीनविच लाइन क्यों, क्योंकि एक समय था जब ये अपना ब्रिटिशर्स का राज था, ठीक है, मतलब अंग्रेज़ों का, मतलब हर जगह भाई साहब उन लोग का राज था, ठीक है, हर जगह कब्जा करके रखे थे, अफ्रीका, इंडिया, हर तरफ। तो इन लोग क्या करते थे, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इनने बोल दिया कि भाई जो लाइन, भाई साहब अब इक्वेटर में तो ऐसा था कि सेंटर में, इसलिए इक्वेटर बोला, मगर अर्थ का तो कायदे से कोई सेंटर ही नहीं, वो तो तुम यहाँ बोलो तो यहाँ अर्थ का सेंटर है, क्योंकि अर्थ तो एक स्फीयर है ना। बॉल पे कहीं पे भी तुम उंगली रख के ये नहीं कह सकते कि वो उसका सेंटर है। तो इसी प्रकार से कन्फ्यूजन था, तो इनने बोला कि हम प्राइम मेरिडियन के हिसाब से ही ये बताएंगे कि लाइन मतलब 1 डिग्री किधर होना है, 2 डिग्री, तो इसको 1 2 3 4 इस प्रकार से गोल गोल घुमा दिए पूरे 360 डिग्री। बहुत बढ़िया, इस प्रकार से नाम पड़ गए प्राइम मेरिडियन। ऑन द ग्लोबल दे आर सेमी सर्कल पोल्स पासिंग थ्रू द इक्वेटर, ठीक है, सेमी सर्कल पोल्स। प्राइम मेरिडियन इज अ सेमी सर्कल फ्रॉम द पोल, ठीक है, पोल से वो सेमी सर्कल है, पोल टू पोल में सेमी सर्कल है। फ्रॉम विच ऑल अदर मेरिडियन रेडियंट ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड 180 डिग्री, ठीक है, ईस्ट की साइड में 180 डिग्री और वेस्ट की साइड में 180 डिग्री, कुल मिला के हो जाते हैं 360 डिग्री। इन 1884 हैज डिसाइडेड द जीरो मेरिडियन इज द वन ऑफ द पास्ट फ्रॉम रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एट ग्रीनविच इन नियर लंदन, ठीक है, ये इस जगह से ये लाइन पास की गई थी, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था ये लंदन लाइन, ठीक है ना। तो ये एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने तुम लोग को बता दिया था, हालांकि यूज़ ज़्यादातर प्राइम मेरिडियन का होता है। 180 मेरिडियन इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है 180 मेरिडियन को, डिग्री वाली, इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन, बिल्कुल ऑपोजिट है। सच पॉइंट्स आर कॉल्ड एज एंटीपोडल पॉइंट्स, ठीक है, मतलब जो बिल्कुल ऑपोजिट में, मतलब अर्थ जैसे अपना ये है, यहाँ पे 0 डिग्री है, या मतलब पहली पर प्राइम मेरिडियन है, तो इसके जस्ट पीछे में, पीछे से बिल्कुल कट कर रही होगी 180 मेरिडियन। इस पॉइंट को बता ही दिया था, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, मैं खुद ध्यान में नहीं है, हाँ, एंटीपोडल पोडल पॉइंट्स, सॉरी, है ना, एंटीपोडल पॉइंट्स। अब आ गया भाई जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यूनिवर्सल टाइम जोन। यूनिवर्सल टाइम जोन यार ये बहुत काम की चीज़ है, इसको सीख लिया ना, इससे एक ना एक क्वेश्चन भाई आता ही आता है, टाइम कैलकुलेट करने को दे देंगे, करते बैठे भाई कितना कर रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल टाइम जोन में क्या होता है, जैसे कि मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझा दिया, तो इसमें क्या होता है ना, एक देखो, अगर मैं सादा से थोड़ा कैलकुलेशन करूँ एक प्लेन पेज में, तो देखो अपना जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ में 360 लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, 360 लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, 360 लॉन्गिट्यूड है, मतलब स्ट्रेट वाली लाइंस, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से 360 लाइनें हैं, और ये 360 लाइन 24 घंटे लेती है घूमने में, ठीक है, क्या ये बात से एग्री करते हो? 24 घंटे लेती है 360 लाइन, पूरा एक रेवोल्यूशन, एक सेकेंड, रोटेशन लेने में, ठीक है, मतलब 24 घंटे लेती है 360 लाइन रोटेशन लेने के लिए। सॉरी, थोड़ा सा काम आ गया था, इसलिए मैंने उस टाइम पे वीडियो को थोड़ा पॉज किया था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये लाइनें 360, समझ रहे हो ना, 360 लाइनें 24 घंटे लेगी घूमने को। अगर मैं पूछूं कि एक लाइन कितने घंटे लेगी या कितने मिनट लेगी घूमने को, तो तुमने कर दिया 24 लाइनें हैं, 24 घंटे हैं, 360 से डिवाइड कर दो और 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 से क्यों? क्योंकि अपन को मिनट में निकालना है। ये इसको कट किया, ये आ गया 6 और ये 6 4,
तो मतलब क्या मैं कह सकता हूँ 4 मिनट ले रही है कौन, एक लाइन सिंपली 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहे हैं। ठीक है यार, ओके सो सॉरी यार, ये चिड़िया एकदम से चिल्लाने लगी थी, इसके लिए सॉरी, है ना। तो 1 डिग्री घूमने में अपन को कितने मिनट लगेंगे, 4 मिनट। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को घूमने में 4 मिनट लगेंगे। तो अगर इस प्रकार से मैं कहूँ कि लंदन ने सब फैसला अपने ऊपर में ले लिया, तो उस लाइन के हिसाब से अपन को पूरे भारतवर्ष का ये पूरे दुनिया का टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, इसके पहले ये देख लो, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड द मेरिडियन ऑफ 82.5 डिग्री। इंडिया की जो लॉन्गिट्यूड है जो क्रॉस कर रही है वो है 82.5। अच्छा, किसी के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा, जनरल सा डाउट है, हर किसी के मन में आता है कि मान लो एक देश है, मान लो कौन सा देश बना दूँ, भारत ही बना ले रहा। ठीक है, मैप अच्छा नहीं बनेगा, इसके लिए मेरी तरफ से सॉरी है यार। ठीक है, कुछ इस प्रकार का मैप रहेगा। ठीक है, ये निचला हिस्सा है, फिर ऊपर और बनेगा कुछ इस प्रकार से। अब मान लो एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से क्रॉस कर रही, एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से और एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से। तो अब अगर मैं पूछूं कि भाई साहब 3 लॉन्गिट्यूड हो रही है, तो क्या हर डिग्री का अलग अलग टाइम कैलकुलेट किया जाएगा क्या? मतलब यहाँ का हो रहा है मान लो 12:04, यहाँ का क्या 12:08 लेंगे, कि यहाँ का 12:12 लेंगे क्या? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये गवर्नमेंट के हाथ में ये फैसला रहता है कि वो ये टाइम किस जगह से मेजर करेगी पूरे इंडिया का। तो ये फैसला अपन ने दे दिया है भाई साहब अपने फेवरेट कालीन भैया को। ठीक है मतलब मिर्ज़ापुर जो एक जगह है, ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा ऐसा बना दिया हूँ, मिर्ज़ापुर यहाँ कहीं पे आएगी। सो ये फैसला मिर्ज़ापुर के हाथ में, थोड़ा मैंने तब भी यार नीचे ही बनाया वर्ड, है ना। तो ये फैसला आ जाता है मिर्ज़ापुर के हाथ में यार। तो मिर्ज़ापुर से अपन लोग पूरे भारत का टाइम एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं। सो ईस्ट टाइम स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे तुम लोग देखते होंगे, कई बार मैप ऐप में लिखा होगा कि 5.5 घंटे मतलब लिखा रहता है ना, अहेड फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये 5.5 घंटे क्या होता है? तो जैसे मान लो ग्रीनविच में मतलब लंदन में बज रहे होंगे रात के 12, तो अपन लोग पढ़ते हैं उसकी ईस्ट डायरेक्शन में, है ना, ईस्ट लिखा है ना, ईस्ट, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन से ईस्ट की डायरेक्शन में। तो ईस्ट लिखा है तो प्लस होएगा कितना, जितना अपन दूर है, कितना दूर है 5.5, तो अपना टाइम कितना हो जाएगा 5:30, वो भी AM। ये अगर PM हो रहा है, सॉरी PM नहीं, मान लो ये भी AM है और अपन उनसे आगे चल रहे हैं कायदे से अगर देखा जाए तो, है ना, अपन लोग उनसे आगे चल रहे हैं। सो ये होता है टाइम कैलकुलेशन। शायद तक समझ में आ गया होगा यार, है ना। सो अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स। ठीक है, 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में ईच हैज़ बीन 15 डिग्री ऑफ 1 आवर अपीयर टाइम 360 डिग्री विल बी इक्वल टू 24 आवर। ये देखो इस प्रकार से कुछ कैलकुलेट किया है। सो 1 डिग्री मीन्स 4 मिनट्स कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड टाइम जोन। ये मैं बता चुका हूँ। Larger country US, Russia, Canada, which have the greater east-west stretch, have to adopt the several time zone practical proposal. Russia has many as 11 time zones. अब बताओ भाई जी, 11 टाइम जोन्स आ रहे हैं रशिया में। मैंने जो चीज़ एक्सप्लेन की, इंडिया से अगर 3 लॉन्गिट्यूडनल वो क्रॉस कर रही होगी तो अपन तीनों को मानेंगे कि नहीं? ये फैसला गवर्नमेंट और कंट्री के हाथ में रहता है कि वो कौन से इसको अपना टाइम पूरे भारत का मतलब पूरे देश का टाइम मानना चाहते हैं। तो इस प्रकार से रशिया ने के पास में 11 है, बट उनने कोई एक जगह को बोला होगा। सो बोथ US एंड कैनेडा हैव 5 टाइम जोन्स। अब बताओ भाई 5 टाइम जोन्स है, ठीक है, ये कुछ टाइम जोन्स के टाइम जोन्स है, ठीक है। विज एंटार्क्टिक, ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन एंड पैसिफिक टाइम जोन्स। ठीक है, ये 5 टाइम जोन्स हैं। ओके, सो यार मैंने समझा चुका हूँ। अब आ जाता है ये थोड़ा सा इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। सो ये मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, बट उससे पहले यार मैं तुम लोग को 2-3 क्वेश्चन दे के ट्राई लेना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं।
सो यार उससे पहले मैं बता दूं कि इंडिया का जो टाइम है वो अपन ने किस प्रकार से कैलकुलेट किया है। इंडिया का टाइम अपन ने किस प्रकार से कैलकुलेट किया है। इंडिया मैंने अभी बताया था कि 82.5 डिग्री पे है, लाई कर रहा है, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, देखो 82.5 डिग्री है इंटू 4 मिनट, क्योंकि भाई 4 मिनट का होता है एक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लगभग से ऑलमोस्ट 4 5 20, 0 2 4 1 4 4 2 8 10 0 1 4 1 4 4 8 32 30। ओके, सो देखो 340 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं 340 है, ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 60 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 5 5 घंटे आ गया, और ये चार है। अगर मैं इसको ऊपर 8 के करीब आ रहा है, बट अपन लोग अप्रॉक्सीमेटली इसको आधा घंटा मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है ना, वो कभी कभार कैलकुलेशंस में भी थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना आ जाता 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है ना, 5 घंटे 30 मिनट। इस प्रकार से अपन टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब 5 घंटे 30 मिनट अपन को कहाँ करने होंगे, किस में, लंदन के टाइम में, ठीक है ना। तो यार मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ अब तुम लोग को, है ना, फिर अपन लोग और बढ़िया से प्लानिंग मतलब पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लंदन में 12 बजे, लंदन में मान लो, लंदन में बज रहे हैं 12, ठीक है, 12 AM। और बांग्लादेश में कितना टाइम हो रहा होगा, इसका मैं बता दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो तुम लोग इसको। स्टैंडर्ड ये 90 डिग्री ईस्ट में है। कैलकुलेट करो यार, 3 2 1 ये क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर ले लेता हूँ, तो हो गया होगा क्वेश्चन। तो देखो अपन को बांग्लादेश का टाइम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो इसको 90 इंटू 4 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 4 मिनट की 1 डिग्री होती है, तो 4 9 से 360 आ रहा है। डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगा, क्योंकि मेरे को घंटे में चाहिए है, मिनट में नहीं, है ना। तो 6 आ रहा है, यानी कि 6 आवर्स, है ना। 6 घंटा बांग्लादेश आगे चलेगा। आगे क्यों, क्योंकि ये ईस्ट है ना, ये ईस्ट है, मतलब ईस्ट में पॉजिटिव होता है और वेस्ट में नेगेटिव आता है, ठीक है। तो मुझे 6 घंटे प्लस करने पड़ेंगे। 6 घंटे प्लस करूँगा तो मतलब लंदन का टाइम कितना था, 12 घंटे प्लस 6 घंटे, यानी कि इसका टाइम हो रहा होगा सुबह के, मतलब AM लिया था, PM लिया था, क्या था, AM था, ओके। सो इसका टाइम हो रहा होगा सुबह के 6 बज रहे होंगे, 6 AM हो रहा होगा, मतलब घड़ी आगे चल रही है लंदन के हिसाब से। अब यार कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ। सो यार अब एक तगड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है, तगड़ा तो नहीं है मगर हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिख देते हैं। मान लो इंडिया में टाइम हो रहा है 12:30 AM। अब अगर मैं पूछूं कि टाइम इन बांग्लादेश, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया हूँ। टाइम इन बांग्लादेश अगर मैं पूछूं, डिग्री वही है, 90 डिग्री का होएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश में कितना बज रहा होगा। अब तुमको पता है इंडिया का कितना होता है, 80। ब्लैक पेन से नहीं, एक सेकेंड, एक बार सॉल्व कर लो जितनी देर में, है ना। तो तुमको पता है इंडिया की डिग्री कितनी होती है, 82.5 डिग्री होती है, और बांग्लादेश की कितनी है, 90, ठीक है। तो अगर मेरे को किसका चाहिए, बांग्लादेश का चाहिए। बांग्लादेश अपन से आगे है, मतलब तो अपन को उतना टाइम प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, बांग्लादेश में। तो अगर मैं कहूँ अपना कितना टाइम आएगा, 5 घंटे 30 मिनट, है ना। और बांग्लादेश का टाइम कितना होएगा, 6 आवर। 6 आवर अभी पर मैंने कैलकुलेट करके बताया था, हाँ या ना। मैंने बांग्लादेश का भाई कैलकुलेट करके बताया था ना तुम लोग को, 6 आवर पिछले, अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो अब पहले तो प्लस नहीं करेंगे, पहले अपन लोग इसको माइनस कर देंगे। तो इंडिया से कितनी दूरी पे आ रहा है, 30 मिनट। अब जबकि ये 30 मिनट आ रहा है, इंडिया में टाइम कितना हो रहा है, 12:30 बज रहा है। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल आंसर में कि वहाँ पे 1 AM हो रहा होगा, 1 AM हो रहा होगा। बिल्कुल सही यार, यही होगा। यहाँ पे माइनस बस कर देना। माइनस क्यों, क्योंकि पहले अपन को माइनस करके टाइम का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फिर जितना डिफरेंस आएगा उसको प्लस कर देना इंडिया के टाइम में।
तो बस यार इतना सा है। अब एक आता है तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ी अपनी पेन की रिफ़िल पहले पॉइंट थोड़ा कम कर लेता हूँ। सो देखो, ये क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर है। इंडिया में टाइम हो रहा है 5 AM, ठीक है, 5 AM। और साउथ अफ्रीका में टाइम हो, साउथ अफ्रीका की डिग्री बता रहा हूँ मैं, साउथ अफ्रीका में 20 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट है, ठीक है। तो तुमको साउथ अफ्रीका का हाँ सॉरी, हाँ साउथ अफ्रीका का टाइम बताओ। सॉरी इसको, अच्छा ये 20 नहीं, साउथ अफ्रीका की डिग्री कुछ और है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है ना। स्पेलिंग मैं नहीं लिख रहा हूँ, मन नहीं कर रहा बिल्कुल, ठीक है, सऊदी अरेबिया ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट कर लिया, देख लो अच्छे से कैलकुलेट कर लो, हो गया होगा। सो यार देखो, पहले तो अपन को इसका निकालना पड़ेगा। सो 20 डिग्री ईस्ट में है, तो सॉरी यार इसके लिए, आई एम रियली सॉरी, ओके आई एम रियली सॉरी, है ना। ये पीछे हल्ला जो आ रहा है, 20 डिग्री इंटू 4 कर देना पड़ेगा, तो ये अपना कितना आ जाएगा, 80 मिनट आ जाएगा, यानी कि लगभग से ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट। अब अपन को इंडिया का टाइम दिया हुआ है, अगर मैं गलत ना हूँ तो 5 बज रहे हैं। अब 5 बजे में से 1 घंटा 20 मिनट माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो, क्योंकि वो उसके पास में जा रहा है ना जब घूम रहा है, तो है ना। टाइम कितना हो रहा था इंडिया में, 5 बज रहे थे, तो इस प्रकार से उसमें माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा, ओके। अच्छा, अब अगर किसी बंदे को नहीं समझ में आया होगा ये ट्रिक, तो तुम लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे इंडिया में 5 बज रहा है ना, तो इंडिया टाइम में से 5.5 घंटे माइनस कर दो। माइनस क्यों कर दो, क्योंकि अपन को इससे लंदन का टाइम मिल जाएगा। अगर तुम लोग 5.5 घंटे यहाँ से माइनस करोगे, सो ये कुछ 12:50 दे देगा। अब इस 12:50 में तुम लोग प्लस कर दो, सॉरी 12:50 नहीं, ये अपन को लगभग से ऑलमोस्ट, हाँ 12:50 का टाइम आ जाएगा अपने पास में, सऊदी अरेबिया का, बिल्कुल सही बताया मैंने, ये टोटल टाइम आ जाएगा, ओके 12:50, ठीक है ना। तो लंदन का टाइम कितना हो जाएगा, 11:30 हो जाएगा, ठीक है, 11:30 हो जाएगा, क्योंकि 5.5 घंटे अपन ने माइनस कर दिए, तो 11:30 लंदन का टाइम आ गया। 11:30 में से 1 घंटा 20 मिनट प्लस कर दो, तो ये तुम लोग को 12:50 दे देगा, ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से। तो इस प्रकार से यार इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, देख लो। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंडिया का टाइम दिया था 5 घंटे, सऊदी अरेबिया का टाइम दिया था नहीं दिया था, इसको फाइंड करना था। सो 20 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट में अपन को पता था, तो अपन ने पहले तो इसका टाइम निकाल लिए 20 से 4 को मल्टीप्लाई करके। अब 20 को 4 से मल्टीप्लाई करके टाइम निकाले तो 1 घंटा 20 मिनट आया। अब अपन ने इंडिया के टाइम में से 5.5 घंटे को माइनस कर दिया, जो कि अपन को 11:30 AM दिया, PM दिया। फिर इसमें 1 घंटा 20 मिनट प्लस कर दिया, तो ये 12:50 दे दिया अपन को आंसर में। चलो यार बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इसके पहले एक और स्लाइड थी, हाँ, इंटरनेशनल डेट एंड टाइम, ओके, डेट लाइन सॉरी। इन 180 मेरिडियन रनिंग ओवर द पैसिफिक ओशन, deviating at Fiji, Soma and Gilbert Island. This meridian is considered to be deviated landmass, so that travel do not feel inconvenient on who crossing the date line for west to east repeat a day and travelers crossing it from east to west lose a day, ठीक है। तो ये ऐसा ही था थोड़ा सा टाइम पास के लिए। अब इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ये बहुत ज़रूरी है, ये मतलब इससे भाई साहब ये जितना भी इम्पोर्टेंट में लिखा है ना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले नेम ऑफ बाउंड्री है, दूसरा है इन बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। ये बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है ना। अब ये किस प्रकार की बाउंड्रीज़ की बात की जा रही है, तो ये वही बाउंड्री है जिसके बारे में अभी अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है। मैकमोहन, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। फिर ज़ीरो लाइन, ऑल्सो कॉल्ड ए ज़ीरो लाइन, जिसको बोलते हैं ड्यूरेंड लाइन, ठीक है, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, और बहुत सारी है यार, तुम लोग पढ़ सकते हो। मेरा वीडियो शायद से 40-50 मिनट के ऊपर चला गया होगा, या 40-50 मिनट के ही करीब होगा, और अभी मुझे काम भी है ना, थोड़ा लेट भी हो गया है,
ओके, सो शायद से अब तुम लोग को दिख चुका होगा ये। सो आई एम सॉरी, आज मैं पूरा नहीं दे पाया हूँगा, कहीं कहीं गलतियाँ भी की है मैंने, है ना, अपना पूरा ट्राई नहीं किया हूँगा शायद मैंने, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी। बट कोशिश करते रहेंगे यार, है ना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों वीडियो अच्छा बनेगा ही बनेगा। और तुम लोग भी भाई खुश रहो, है ना। तो तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। ओके, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।